इसमें दोबारा में क्या बताना है, डेल क्रॉस बी, मुक्त एवं बद्ध धाराएं दोनों उपस्थित हैं, तो दोनों को ऐड किया था, म्यू जीरो जे एफ था एक में, इधर म्यू जीरो डेल क्रॉस एम था, दोनों को जोड़ा है, म्यू नॉट का डिवाइड किया है, म्यू नॉट का डिवाइड कर दिया, इधर बचा जे एफ प्लस डेल क्रॉस एम, बी बाई म्यू नॉट को एच लिखा था, तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ प्लस डेल क्रॉस एम। अब यहाँ से डेल क्रॉस कॉमन आ रहा है, एच यहाँ आ गया, ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू जे एफ। ठीक है, एक तो यहाँ के बाद इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक देखिए इस इक्वेशन से डेल क्रॉस बी बाई म्यू नॉट, ठीक है, इसको मैं बी बाई म्यू नॉट ही रहने देती हूँ, और इधर से क्या आएगा फिर, डेल क्रॉस कॉमन ले लिया, माइनस एम इज इक्वल टू जे एफ। ठीक है, कई बार जैसे ऐसे होता तो बी बाई म्यू नॉट ही है एच, तो ठीक है, पर ये है कि इसका वैल्यू बहुत कम होता है इसके कंपेयर में। ठीक है, तो इस टोटल को हम बी बाई म्यू नॉट माइनस एम को क्या मान सकते हैं, बी बाई म्यू नॉट, और इसकी टोटल वैल्यू हो जाती है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ। ठीक है, तो यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करिए डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि इस एम को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू इसके कंपेयर में कम होता है, ऐसा मान के चले तो। अब लास्ट ये टॉपिक रह गया है चुंबकीय प्रवृत्ति जाई व चुंबकीय पारगम्यता में संबंध। जैसे देखिए आपको मैंने एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना आया था, 1 प्लस जाई होता है ना, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई होता है, ये थी आपकी, भूल गए, विद्युत परावैद्युतांक। विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था ना, विद्युत क्षेत्र में जो चीज आपकी परावैद्युतांक है, चुंबकीय क्षेत्र में वही क्या है, चुंबकीय पारगम्यता है। ठीक है, जैसे आप वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के में क्या होता है, चुंबकीय विद्युत प्रवृत्ति होती है, सॉरी विद्युत प्रवृत्ति नहीं, इसको क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। ठीक है, जैसे माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और किसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन, इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय माध्यम निर्वात में होती है चुंबकीय पारगम्यता म्यू नॉट और किसी माध्यम के लिए होती है म्यू। तो जो चीज आपकी विद्युत क्षेत्र में एप्सिलॉन नॉट करती है ना, एप्सिलॉन किसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता क्या है, कि वो माध्यम विद्युत बल रेखाओं को अपने में से किस हद तक गुजरने देगा, वो चीज क्या होती है, उसकी विद्युतशीलता होती है उस माध्यम की। और चुंबकीय पारगम्यता में क्या होती है कि माध्यम का वो गुण जो किस हद तक चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजरने देगा। ठीक है, तो वो तो हो जाती है चुंबकीय पारगम्यता और ये हो जाती है विद्युतशीलता। ठीक है, तो जो चीज आप विद्युत क्षेत्र में पढ़ते हैं विद्युतशीलता, वही चुंबकीय क्षेत्र में किसको प्रदर्शित कर रही है, चुंबकीय पारगम्यता को। ठीक है, तो वहां पर आपने पढ़ा था कि एप्सिलॉन नॉट का अनुपात क्या होता है, एप्सिलॉन आर। यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि म्यू बाई म्यू नॉट का अनुपात क्या होता है, म्यू आर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप आपेक्षिक विद्युतशीलता और इसको बोलते हैं आप आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, या फिर इसको तो आपने परावैद्युतांक भी बोला था दूसरा नाम। ठीक है, तो परावैद्युतांक और चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या संबंध था, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू किसके होता है, 1 प्लस जाई के। इसी तरीके से हम यहाँ पर संबंध लगाएंगे, निकालेंगे, म्यू आर इज इक्वल टू भी किसके होता है, 1 प्लस जाई के। ठीक है, वहां पर इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, एप्सिलॉन आर विद्युत परावैद्युतांक और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध, या फिर बोल सकता है आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। चुंबकीय प्रवृत्ति व चुंबकीय पारगम्यता में संबंध।
पहले वाला नहीं है, पहले आपने विद्युतशीलता में और जाई में पढ़ा था। चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर से लिखेंगे शायद से इसको, म्यू व जाई में संबंध। अभी रुको, तथा चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति और विद्युत प्रवृत्ति को तो जाई से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति जाई में संबंध, ठीक है। देखो, अब किसी पदार्थ पर आप चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो B इज इक्वल टू क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मुक्त धाराओं के कारण और बद्ध धाराओं दोनों के कारण क्या होगा, उसमें धारा उत्पन्न होगी। तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू एम्पियर के नियम से डेल क्रॉस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू 0 JF प्लस JM, ठीक है। B इक्वल्स टू म्यू 0 J किससे आएगा, म्यू 0 JF मुक्त धाराओं के कारण और म्यू 0 JM बद्ध धाराओं के कारण, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं। उसके बाद में इसको लिखा है म्यू 0 JF और JM कितना होता है, चुंबकन तीव्रता M के कर्ल के बराबर, तो इसको डेल क्रॉस M, ये तो वही आ गया। यहाँ से मतलब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वन सेकेंड, रुक जाओ, अभी मत लिखना। डेल क्रॉस BF कितना होगा, म्यू 0 JF, ठीक है। डेल क्रॉस BM कितना होगा, म्यू 0 JM, ठीक है। और JM को मैं कितना लिख सकती हूँ, डेल क्रॉस M, ठीक है। यहाँ पर लिख लो मुक्त धारा के लिए, और ये बद्ध धारा के लिए। यहाँ से देखो डेल क्रॉस BM इज इक्वल्स टू कितना है, म्यू 0 डेल क्रॉस M, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, BM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू 0 M लिख सकते हैं क्या। डेल क्रॉस दोनों को हटा दिया, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से BM इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, म्यू 0 M लिख सकते हैं ना। और चूंकि M किसके प्रोपोर्शनल होता है, H के, बताया था ना, चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है। यहाँ से M इज इक्वल टू कितना आता है, जाई H, बताया था अभी अभी, और जाई, तो यहाँ से जो M इज इक्वल टू जाई H आता है उसका मान इस समीकरण में रख दो। फर्स्ट समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर BM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू 0 जाई H, ठीक है। डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू 0 JF जो होता है, ये वाली रिएक्शन जो है, इसमें यदि मैं म्यू नॉट को नीचे ले जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ, डेल क्रॉस H इज इक्वल टू JF,
म्यू जीरो एच कैसे आएगा? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच आ रहा है। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं क्या लिखूंगी? बी एफ प्लस बी एम, ये आएगा म्यू जीरो एच प्लस म्यू जीरो जाई एच, और यहाँ से हो जाएगा म्यू जीरो एच कॉमन लेके 1 प्लस जाई। ठीक है, म्यू जीरो एच 1 प्लस जाई। बी बाई एच को, हाँ, फिर यहाँ से हो जाएगा बी बाई एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई, और बी बाई एच किसी मीडियम के लिए इसको म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे दिख ही नहीं रहा कुछ, इधर से लिख देती हूँ। ये आ रहा है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच 1 प्लस जाई। ठीक है, तो बी बाई एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई, और ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई, म्यू बाई म्यू नॉट 1 प्लस जाई, और म्यू बाई म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं? म्यू आर। इस तरीके से आएगा चुंबकीय पारगम्यता और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध। देखो अब इसमें इतना तो समझ में आ रहा है ना, रिपीट करूं इसको एक बार, है ना? रिपीट करना पड़ेगा। जैसे देखिए, आपने यदि पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें मुक्त एवं बद्ध धारा दोनों प्रवाहित हो रही हैं। मुक्त धारा घनत्व को मान लिया JF और बद्ध धारा घनत्व को JM। तो एम्पियर के नियम से मुक्त धाराओं के लिए डेल क्रॉस BF इज इक्वल टू म्यू जीरो JF। ठीक है, उसके बाद डेल क्रॉस BM को लिखा है मैंने म्यू जीरो JM, क्योंकि बद्ध धाराओं के लिए बद्ध धारा घनत्व हो गया ये। अब बद्ध धारा घनत्व को मैंने बताया था चुंबकन तीव्रता के कर्ल के बराबर होता है। तो यहाँ से डेल क्रॉस BM है, यहाँ पर हम ये मान लीजिए म्यू नॉट है ही नहीं, डेल क्रॉस M है, तो डेल क्रॉस BM और डेल क्रॉस M, तो मैं इसको BM इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है M लिख सकते हैं यहाँ से। तो बद्ध धाराओं के लिए ये BM इज इक्वल टू म्यू जीरो M आ रहा है। ऐसे ही BF को कितना लिख सकते हैं? म्यू जीरो H लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पता है चूंकि M किसके प्रोपोर्शनल है? H के, और यहाँ से चुंबकीय प्रवृत्ति होती है जाई, M इज इक्वल टू जाई H। तो M इज इक्वल टू जाई H का जो मान है वो यहाँ पर रखा है समीकरण 3 में। तो BM इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू जीरो, और M का वैल्यू है जाई H, तो BM का मान इतना आ गया। ठीक है, और BF का मान कितना लिया है? म्यू जीरो H, BM का मान म्यू जीरो जाई प्लस H। तो यहाँ से देखिए म्यू नॉट कॉमन लेते हैं और H भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस जाई। म्यू नॉट H कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस जाई। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना आ रहा है? म्यू जीरो H 1 प्लस जाई। यहाँ से मैंने B बाई H लिया, और B बाई H का रेशियो क्या होता है? B होता है ना म्यू, क्योंकि ये बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र का म्यू के साथ अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र। तो B बाई H कितना हो जाएगा? म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई, और यहाँ से म्यू बाई म्यू नॉट क्या होता है? म्यू आर 1 प्लस जाई। इसको लिख सकते हैं आप आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, जो किसके बराबर होती है?
माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता का अनुपात होती है आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। इसी प्रकार आपने वहां पर चुंबकीय क्षेत्र में सिद्ध किया था एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना आप। बुक है क्या तुम्हारे पास? लिख लेते हैं। सबके पास नहीं होगी ना बुक? इसमें कुछ, हाँ देखिए इसमें क्वेश्चन है, जैसे इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति जाई दी हुई है 3 इंटू 10 टू पावर -4। ऐसे बोला है प्रवृत्ति 3 इंटू 10 टू पावर -4 प्रवृत्ति का एक अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो आपको ये जब ये अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति दी हुई है तो इसका मतलब जाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर -4 को 4 इंटू 10 टू पावर 4 एम्पियर पर मीटर के चुंबकन क्षेत्र में, एम्पियर पर मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है। क्षेत्र में रखा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति दी हुई है जो कि धनात्मक है और आपको दिख रही है कि वो अत्यल्प है, 10 टू पावर -4 में है। ठीक है, तो धनात्मक होती है अत्यल्प होती है। तो इसको जब इसलिए चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो निकालना है तुम्हें चुंबकन तीव्रता, निरपेक्ष व आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। निरपेक्ष व आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। तो पहले तो निकालिए आप चुंबकन तीव्रता। तीव्रता क्या होती है? तीव्रता को m से प्रदर्शित करते हैं ना। m कितना होता है? यदि आपको पता है h दिया हुआ है, तुम्हें क्वेश्चन में h दिया हुआ है ना चुंबकन क्षेत्र, और m इज इक्वल टू कितना होता है? जाई h होता है। ठीक है, पर उसके लिए जाई तुम्हें क्वेश्चन में गिवन ही है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा। फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन तो है ही नहीं कुछ उसमें करना क्या है। ये कैंसिल हो गए, 12 आ रहा है। ठीक है, एम्पियर पर मीटर ही होगा क्योंकि जाई जो है इसका तो कोई मात्रक नहीं होता, जाई का कोई मात्रक नहीं होता, तो जो एच का मात्रक है वही हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। मात्रक क्यों नहीं होता जाई का? देखिए म्यू का मात्रक और म्यू नॉट का मात्रक सेम ही होगा और इधर नियतांक ही है -1, तो जाई का कोई मात्रक नहीं होता, इसीलिए चुंबकन तीव्रता का मात्रक वही होगा जो एच का है। ठीक है, कांस्टेंट है जाई। तो उसके बाद पूछा है इसने आपेक्षिक पारगम्यता। आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 प्लस जाई। जाई दिया हुआ एक ऐड करना है बस, 4 इंटू 10 टू दी 1 प्लस 3 तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, और पूछा हुआ है निरपेक्ष पारगम्यता। निरपेक्ष मतलब माध्यम वाली। निरपेक्ष पारगम्यता मतलब माध्यम की जो म्यू है, निर्वात की तो तुम्हें पता है म्यू नॉट होती है, तो निरपेक्ष पारगम्यता का मतलब होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस 1 प्लस जाई। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई, तो 1 प्लस जाई तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -4। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 म्यू नॉट का वैल्यू।
अब एक साथ क्यों बोले, एक जन बोलो ना। म्यू आर बराबर 1 प्लस जाई, सही तो लिखा है। वन प्लस 3, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये मल्टीप्ल, इसको कर लीजिए, सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1.0003 का मल्टीप्लाई कर, है ना। अब ये तो नियतांक है, म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, हेनरी पर मीटर। म्यू नॉट कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से अब इसमें तो आपसे m पूछ लिया है, एक क्वेश्चन में जिसमें m और h के मान दिए हुए हैं, आपसे जाई पूछा है, तो जाई बराबर m/h करना है, वो तो कर लेना आप। जैसे एक क्वेश्चन में h का मान गिवन है, चुंबकन क्षेत्र का मान, और आपसे पूछा है चुंबकीय प्रेरण, h का मान दिया हुआ है, इसको तो चुंबकन क्षेत्र बोलते हैं, और पूछा है चुंबकीय प्रेरण, तो चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र को ही बोलते हैं, यानी कि B को ही बोलते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण पूछा जाए तो B इक्वल टू कितना होगा, म्यू H, तो म्यू का मल्टीप्लाई कर देना, H तुम्हें गिवन होगा। म्यू यदि दिया है, उसमें म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है। हाँ, अब जैसे आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछा है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बताइए, चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है, तो चुंबकन तीव्रता बताई थी। इसको चुंबकन तीव्रता लिखा था। ठीक है, तो आपसे चुंबकन तीव्रता ही पूछी गई है। चुंबकन तीव्रता कैसे निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन। ठीक है, तो अब आघूर्ण तो आप कैसे निकाल सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, करंट इनटू एरिया से निकालेंगे ना चुंबकीय आघूर्ण, करंट इनटू एरिया और आयतन। ठीक है, और उसने दिया हुआ है कि इतनी लंबाई का, इतने अनुप्रस्थ काट का कोई क्षण है। ठीक है, तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन ही करवा देती इसको, उसने बोला है कि 0.1 मीटर लंबाई है और अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है 0.005 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, इस तरीके से इतनी लंबाई का, कोई बात नहीं, तुम ये लोग सुन लेंगे, जैसे इतनी मीटर लंबाई का, इतने क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट का कोई वो दिया हुआ है, जिसमें 5000 एम्पियर पर मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि H का वैल्यू दिया हुआ है 5000 एम्पियर पर मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है। तो आपको निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है ये,
तो अब इसमें धारा का मान कहीं नहीं दिया हुआ, तो आप चुंबकीय आघूर्ण धारा से तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। म्यू का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो m इंटू वी करना है, ठीक है। और m का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू जाई एच होता है कि नहीं, है ना। और जाई का वैल्यू कहां से निकालेंगे, जाई का वैल्यू, यदि म्यू का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है तो जाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस म्यू आर, ठीक है। और एच, म्यू आर का भी वैल्यू गिवन है, एच का गिवन है, ए और एल दिए हुए हैं, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, चुंबकन तीव्रता इंटू आयतन करना पड़ेगा एम वी। उसके बाद में हमें चाहिए वी तो निकाल लेंगे क्योंकि ए इंटू एल कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, क्षेत्रफल गुणा लंबाई कर देंगे। एम निकालने के लिए एम इज इक्वल टू होता है जाई एच, और जाई हमें गिवन नहीं है, म्यू आर का वैल्यू गिवन है, तो जाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस म्यू आर इंटू एच। तो यहाँ से 1 माइनस म्यू आर इंटू एच करके एम का वैल्यू निकालेंगे और उसमें हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा ये पारगम्यता को म्यू आर से रिप्रेजेंट किया है और ये चुंबकीय आघूर्ण को भी हमने म्यू से ही लिख लिया था पहले, तो इसमें डिफरेंस देख लेना आप, 1 माइनस म्यू आर एच इंटू वी, और वी को मैं लिख सकती हूँ ए इंटू एम, तो इतने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यदि आपको करंट और एरिया दिया हुआ होता ना तो एम का म्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते, करंट इंटू एरिया से, बट करंट इंटू एरिया का वैल्यू दिया नहीं हुआ, इसलिए एम और वी से ही निकालना पड़ेगा, जो चीज दे रखी है उससे निकालना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वो जो बुक है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सी बुक पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स या मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है।